Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to discuss the specimen paper for ICSE Class 10 Geography. It means HCG paper number 2. Today I am going to discuss part 1 of 30 marks in which we have 3 parts, 10 marks for topography sheet, 10 for map and 10 for MCQ. Starting with part 1, which is compulsory section for all the students. Question number 1 is study the extract of Survey of India map, sheet number G43S7 and answer the following question. And we have 5 questions carrying 2 marks each. So total 10 marks. So first part A is give the 6-figure grid reference for dot 201 in the eastern part of the map extract. So 201 के लिए हमें कहाँ देखना होगा? 201 यहाँ है. आई हैव ट्राई टू मेक दिस टोपो शीट फॉर यू. आप उसको जूम करके ओरिजिनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको जूम करके भी देख सकते हैं, बट यहाँ मुझे समझाने के लिए पूरा ड्रॉ करना पड़ा. हालांकि ये रफ स्केच है, इससे ज्यादा एग्जैक्ट में नहीं बना पाए. डॉट 201 हमारा कहाँ लाए कर रहा है? तो अब हमने सबसे पहले क्या देखना होता है? ईस्टिंग्स. ईस्टिंग्स में हमने ये वाले नंबर, ऊपर वाले नंबर रीड करने हैं. तो हमारा 201 किसके पास आ रहा है? उसका पिछला नंबर, छोटा नंबर आपने लेना है. 29 है, 30 नहीं है, 31 है. 30 की जगह पे 30,000 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये 30 है. जो मिसिंग है 29 और 31 के बीच में. दिस इज 30. 30 के पास यहाँ पर हमारा ये आ रहा है, एग्जैक्टली लाइन पर नहीं है. तो हम 4 ग्रिड के लिए क्या लिखेंगे? ईस्टिंग का 30. एक गैप छोड़ देंगे, एक ब्लैंक को खाली रखने के बाद अब हम नॉर्थिंग्स यानी इनको देखेंगे. तो नॉर्थिंग्स में अगर हम देखेंगे तो हमारा ये आ रहा है 07 और 08 के बीच में. छोटा नंबर है 07, तो यहाँ पर हम 07 लेंगे और उसके बाद एक और छोड़ देंगे. अगर मैं सिर्फ 3007 लिखूंगी, इट मींस ये इसका 4 ग्रिड रेफरेंस है. लास्ट ईयर के लिए 4 ग्रिड था, लेकिन इस साल 6 ग्रिड ऐड हो गया. तो हमें 6 ग्रिड के लिए भी सीखना है कि हमने कैसे लेना है. फिर अगर हमने 201 लेना है, हमारा एग्जैक्टली हर जो इसमें बॉक्स होता है उसमें 20 लाइंस होती हैं. मिड जो हो गया वहां तक 10 है और वहां तक 20 है, क्योंकि हमारा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर आता है. तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो पहले हमने नॉर्थ ईस्टिंग्स को रीड किया है. अब ईस्टिंग्स को अगर मैं रीड करूंगी तो ये जो डॉट आ रहा है ये एग्जैक्टली सिर्फ थोड़ा सा आगे है. अगर ये इसकी लाइन पे ही होता तो हम यहाँ 0 लिखते, बट अभी ये लाइन पर नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? 301. उसके बाद नॉर्थिंग्स का 07 हो गया. 07 के बाद पहले हमने स्केल को हॉरिजॉन्टल रखना है. अगर ये थोड़ा और आगे भी होता और 20 डिविजन्स होते तो 20 डिविजन्स को हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देते, डिवाइडेड बाय 2 करके, कि कितनी हमने रीडिंग लेनी है, क्योंकि 20 तो रीडिंग नहीं लेंगे, 10 से छोटा नंबर आना है हमारे पास. मान लीजिए 18 रीडिंग्स आती हैं, तो 18 मतलब हम 9 लेंगे. यहाँ तो हमारा उसके पास ही था, तो एट द मोस्ट यहाँ पर कितनी हो सकती है? 2 रीडिंग्स हो सकती है. तो 2 का हाफ यानी हमने यहाँ पर 1 ले लिया. अगर एग्जैक्टली लाइन के ऊपर ही होता तो हम यहाँ पर 0 ले लेते. अब 07 हो गया. 07 और 08 के बीच में अब हमने स्केल को वर्टिकल ऐसे रखना है. वर्टिकल रखने के बाद हमने फिर से इसकी 20 डिविजन्स काउंट करनी है, और 20 डिवीजन में 07 से 8 की तरफ जाते हुए कितनी रीडिंग्स हमारी ऊपर जा रही हैं, कितनी लाइंस हमारी ऊपर जाएंगी. तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये नीचे से आपकी अप्रोक्सीमेटली 8 लाइंस आ रही हैं. तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि टोटल हर एक के अंदर हमारे पास यहाँ पर 20 डिवाइड्स हैं. 20 डिवाइड्स का मतलब हमें हाफ करना है. तो अगर मेरी 8 डिविजन्स आ रही हैं तो 8 का हाफ मीन्स यहाँ पर 4 हो गया, यानी मेरा जो लास्ट डैश है इसमें हमारे पास नंबर आएगा 4. तो अगर इसका 4 ग्रेड पूछा जाएगा तो 4 ग्रेड मीन्स हो जाएगा आपके पास 30 और 07. लेकिन 6 ग्रेड पूछा गया है, जो कि इस बार पूछा ही जाएगा. उसको ऐड करने का मीनिंग यही है कि 6 ग्रेड पूछा जाएगा. तो 6 ग्रेड में 301074 ये हमारा इसका 6 ग्रेड आएगा. बाद में हमें यहाँ कोई डैश नहीं शो करना, वो हमें वैल्यू लिखते टाइम एक एक जगह ब्लैंक रखनी है, क्योंकि हमें याद रहे कि हमने फिल कहाँ करनी है वो वैल्यू. पहली बार में हमने स्केल को हॉरिजॉन्टल रखना है और दूसरी बार में हमने स्केल को वर्टिकल रखना है. 20 डिविजन्स को हमने एग्जैक्टली 2 से डिवाइड करके जो नंबर आएगा वो लिख देना है. अगर 2 नंबर के बीच में भी आ रहा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है. चेकिंग के टाइम आपको उसका मार्क मिल जाएगा, क्योंकि एक आध रीडिंग इधर उधर होने से आपका नंबर डिडक्ट नहीं होगा, बट फिर भी आप जितना एक्यूरेटली करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ब्राउन पैचेस इन द नॉर्थ ईस्ट क्वार्टर ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट. अब ब्राउन पैचेस, पहले ये देखिए, ज्योग्राफी के लिए डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रैक्ट मींस हमारा नॉर्थ कहाँ होता है? इसमें ऊपर, साउथ का है नीचे, इसी तरह से ईस्ट का है इधर और वेस्ट का है इधर. तो अब नॉर्थ और ईस्ट मींस मेरे को टोपो शीट के उस एक्सट्रैक्ट में जाना है. तो नॉर्थ
ये हो गया, और ईस्ट हमारा नॉर्थ ऊपर है और ईस्ट इस तरफ है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, ब्राउन कलर तो नहीं है बट यहाँ पर आपको इसमें ब्राउन पैचेस दिखाई देंगे, यहाँ पर ये ब्राउन पैचेस आपको ब्राउन कलर से दिखाई देंगे। तो ब्राउन पैचेस का मतलब क्या है, ये सैंड ड्यून्स हैं, सैंड ड्यून्स हम इसको बोल सकते हैं। तो बी पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा सैंड ड्यून्स। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर 6th ग्रेड में आपको कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको डेफिनेटली ट्राई करूंगी सॉल्व करने की। सेकंड पार्ट थोड़ा सा न्यूमेरिकल काम आ गया। उन्होंने कहा ज्योग्राफी में भी मैथ्स क्यों ना आ जाए, फिजिक्स में भी तो आती है। मोहन गोज ऑन ए बाइसिकल फ्रॉम 0 टू नॉर्दिंग टू 12 नॉर्दिंग। कितने कॉलम हम आगे गए हैं, ग्रिड सॉरी ग्रिड, कितने ग्रिड हम आगे गए हैं 0 से 12 तक में, 0 से 12 तक में नॉर्दिंग में कितने गए हैं। तो इसमें हम यहाँ तो हम बॉक्स काउंट कर सकते हैं, या टोटल हमें पता है कि एक बॉक्स जो होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास 1 किलोमीटर होता है। अब यहाँ पर कितने बॉक्सेस आ गए हमारे पास, अगर आप काउंट करोगे तो एग्जैक्टली 10 आएंगे, 0 से 12 नॉर्दिंग तक। तो यहां तक में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बॉक्सेस हो गए। तो 10 का मीन्स हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमारे को पता है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो एक बॉक्स जब हम ले रहे हैं इट मीन्स ये 1 किलोमीटर है, तो 10 बॉक्स मीन्स 10 किलोमीटर हो गया, तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। और हमारे को स्पीड कितनी दी गई है क्वेश्चन के हिसाब से, स्पीड दी गई है मोहन गोज ऑन ए बाइसिकल in a straight line if he moves at a speed of 10 kilometers per hour। तो स्पीड दी गई है 10 किलोमीटर एंड पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रीच हिज डेस्टिनेशन। तो टाइम के लिए हमें क्या निकालना होता है, कितना टाइम लेगा। तो टाइम मीन्स आप सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम अगर मुझे निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो बहुत छोटी क्लासेस का फॉर्मूला है, आपको सबको आता ही होगा। तो डिस्टेंस अभी हमने कितना कैलकुलेट किया, 10 किलोमीटर है। स्पीड कितनी हमने अभी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 10 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जाने के बाद 10 क्या 10 और 10 भी कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आवर। तो 1 आवर इज द टाइम टेकन बाय मोहन। ये आपका डायरेक्टली 2 मार्कर क्वेश्चन है। In third part, A part, what is the compass direction of रामपुरा टू कोडा। हमें ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए ब्रैकेट के अंदर 4 ग्रिड रेफरेंस ऑलरेडी दिया जाता है। तो रामपुरा के लिए हमें ग्रिड रेफरेंस दिया गया है 2709। तो अब हम 27 में आएंगे, ईस्टिंग्स में 27 हमारे पास ये है, 27 से आगे की तरफ हमें जाना है, 27 में उस तरफ जाएंगे राइट हैंड साइड में, और 09, तो 2709, 09 से ऊपर की तरफ आना है। तो आपके पास यहां पर मैंने रामपुरा बनाया है 2709, इट मींस ये है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। एंड देन कोटडा, कोटडा के लिए हमें दिया गया 3005। तो 30 मेरे पास ये आ गया ईस्टिंग से, 30 जो भी हमने छोड़ा था 30 और 05। तो 30 का मतलब है कि हम 30 से 31 की तरफ जाएंगे, और 05 का मतलब है कि 05 से 06 की तरफ जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास ये कोड आ जाएगा। सेटलमेंट्स भी यहाँ पर मतलब घर भी दिखाए गए, आपको सेटलमेंट भी है। अब इसमें हमने डायरेक्शन बतानी है, तो सबसे पहले डायरेक्शन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। कंपास डायरेक्शन ऑफ रामपुरा टू कोडा, रामपुरा से कोडा की तरफ मुझे जाना है। पहले के कई बार पेपर से मैंने देखा है कि रामपुरा फ्रॉम कोडा, जो फ्रॉम के बाद कोडा होगा तो हम कोडा पे फिंगर रखेंगे और हम कोडा से देखेंगे कि हम रामपुरा के लिए कहाँ गए हैं। जैसे अगर मुझे कोडा से रामपुरा जाना है तो मैं पहले इधर गई हूँ, इट मींस ये वेस्ट है, और फिर ऊपर गई हूँ यानी कि नॉर्थ है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम नहीं कह रहा, टू कह रहा है। तो रामपुरा से कोडा, तो रामपुरा से कोडा जाने के लिए पहले मुझे नीचे आना पड़ा यानी साउथ हो गया, और फिर हम उधर गए यानी कि ईस्ट हो गया। अभी मैंने आपको डायरेक्शंस बताया था, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं यानी कि साउथ हो गया, और इसमें हम उस तरफ जा रहे हैं यानी कि ईस्ट हो गया। अगर हम इधर जाते तो वेस्ट होता, तो यानी हमारी डायरेक्शन क्या बन जाएगी यहाँ पर, साउथ ईस्ट। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लिखेंगे साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट हमारा इस पार्ट का, ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट में हमें दिया गया व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रीम सीन इन द मैप एक्सट्रैक्ट। तो नेचर ऑफ स्ट्रीम मींस यहाँ पर आपको सीपू रिवर दिखाई गई है।
मैंने बहुत एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं किया, रफली थोड़ा सा ड्रॉ किया कि आपको पता चल जाए कि सिपू रिवर इसमें आ रही है। उसके बीच में आपको एक ब्लू लाइन दिखाई गई है, जो ब्लू लाइन मैंने यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करी है, ब्लू कलर से दिखाई गई है। तो ब्लू लाइन का मतलब ये क्या होता है कि जो स्ट्रीम है वो ड्राई है, तो ड्राई स्ट्रीम के लिए हम ब्लू लाइन यूज करते हैं यहाँ पर। तो ड्राई स्ट्रीम मतलब उसके चैनल बन गया, मतलब बहुत कम पानी रह गया उसके अंदर, तो वो लगभग ड्राई हो रही है। तो इसमें बी पार्ट में हमारा आंसर आ जाएगा ड्राई। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, रमेश रिटर्न टू हिज नेटिव प्लेस, उसकी नेटिव प्लेस का नाम है महुदी मोटी, और 4 ग्रिड रेफरेंस दिया गया है 2404। तो 24 और 25 के बीच में जाना है, और 04 और 05 के बीच में जाना है। तो यहां पर आपको महुदा मोटी दिखाई देगा। तो रमेश अपने नेटिव प्लेस मीन्स की जहां वो बॉर्न हुआ था उसमें वापस आया है आफ्टर ए गैप ऑफ 10 years एंड वाज हैप्पी टू सी द डेवलपमेंट अराउंड हिज विलेज। उसको अच्छा लगा कि मेरा गांव डेवलप्ड हो गया है। What according to you show that the area around his village has developed? तो सबसे पहले डेवलपमेंट के लिए क्या होता है हमारा कि कनेक्टिविटी है क्या हमारी बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, क्योंकि हम डेवलप कब होंगे जब हमारे यहाँ पर अच्छा ऑक्यूपेशंस चलेंगे, यानी कि ट्रेड अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। तो कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर आपको डबल रोड दिखाई गई है रेड कलर से। तो डबल रोड मीन्स मेटल रोड दिखाई गई है। तो मेटल रोड यहाँ पर गांव में पक्की सड़क का आना इज ए साइन फॉर गुड डेवलपमेंट देयर। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास यही आ जाएगा कि डेवलपमेंट हो रही है, हाई कनेक्टिविटी है, और सेटलमेंट्स बने हुए हैं, रेड में आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा आप एक दो पॉइंट और भी ले सकते हैं, जैसे मेन तो आ गई हमारे पास मेटल रोड, इसके अलावा कार ट्रैक भी चल रहा है। अगर सिंगल रेड लाइन है तो कार ट्रैक है, डबल है तो मेटल रोड है रेड कलर के साथ। तो कार ट्रैक भी चल रही है। कार ट्रैक जो है वो यानी कि कच्ची सड़क जो है वो मेटल रोड के साथ मिल रहे हैं, यानी कि ये गांव बाहर के साथ कनेक्ट हो गया हुआ है, यानी कनेक्टिविटी अच्छी है, हाईवे बना हुआ है, बेसिकली हाईवे बना है। इसके अलावा आप उसके बिल्कुल पास में देखेंगे तो एक कवर्ड टैंक दिखाया हुआ है, कवर्ड टैंक भी है, और उसकी हमारे को रिलेटिव डेप्थ भी 3R दी हुई है। इट मींस कवर्ड टैंक बन गए हैं वहां पर ताकि पानी इवेपोरेट ना हो जाए ज्यादा। और कार ट्रैक में ट्रैक फॉलोज बाउंड्री, मतलब कि कार ट्रैक भी अच्छी चल रही है, और उसके अलावा कवर टैक है। तो हमें उसको वहां पर क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, हमें मेन 2-3 पॉइंट्स देने हैं वहां पर, क्योंकि ये टोटल आपके पास जो है वो 1 मार्क के लिए ही दिया गया है। 2 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है जिसका बी पार्ट अभी आ जाएगा। तो आप मेन हाईवे भी लिखेंगे चल जाएगा, कवर टैंक भी एक और पॉइंट हम प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ब्लैक वर्टिकल लाइन मेड बिटवीन द ईस्टिंग 25 एंड 26। तो 25 और 26 के बीच में आप यहां पर आ रहे हैं, तो आपको एक ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है जिसके ऊपर 17 एंड 30 लिखा गया है। तो 17 आपने डिग्री मिनट सेकंड्स पढ़ा हुआ है, तो 17 में हमारे पास यहाँ मिनट्स है और 30 सेकंड्स है। तो 17 मिनट्स 30 सेकंड, ये क्या हो सकता है, ये किसका नंबर हो सकता है? ये लाइन ऐसे आ रही है, वर्टिकल लाइन मींस लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन शो कर रहा है, मींस इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 17 मिनट एंड 30 सेकंड्स है। अगर आप और इसमें मैं प्लस करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप मैप में देखिए 07 और 08 के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उस पर जो लिखा गया है वो 27 मिनट है और 30 सेकंड है। तो 27 मिनट और 30 सेकंड हमारे को क्या दिखाएगा, ये जो खड़े दामे हैं ये लॉन्गिट्यूड है, और जो लेटी हुई है वो लैटिट्यूड है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये हमारे को यहां से ऐसे आइडेंटिफाई कर लेना है, दिस इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। एक ही दिया गया था, मैंने समझाने के लिए एक और ड्रॉ किया है, मैप में दिया हुआ है पर पूछा नहीं गया है। Fifth part is mention 2 man-made and 2 natural features in the grid square 2508। तो 2508 में हमारे पास man-made कौन से फीचर्स आ रहे हैं, क्या क्या हमें और दिखाई दे रहा है। तो पहले तो ग्रिड को पकड़ते हैं 2508, 25 और 26 के बीच में जाना है। 8 मतलब हमारे को 8 और 9 के बीच में रहना है, यानी हमारी कुल मिलाकर ये वाली ग्रिड है, ये यहां से लेकर यहां तक ये सारी ग्रिड हमने पकड़नी है, इसमें देखना है। अब इस ग्रिड के अंदर आपको क्या क्या मेन फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ मैनमेड हैं और कुछ वो है। तो मैनमेड में यहां पर मुझे एक छतरी दिखाई गई है, छतरी है या ओवरहेड टैंक है। अगर इसको इस तरह से बनाया गया तो ये छतरी है, जिसमें आपके पास इस तरह बना के, और थोड़ा मैं इसको बड़ा करके बना रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत छोटा बना होता है, तो ये छतरी है। अगर ओवरहेड टैंक है तो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है और उसके नीचे से 2 आपको एक लाइन वर्टिकल लाइंस लेनी है। तो अगर ये है ओवरहेड टैंक है, छतरी है, दोनों में से एक है। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है ये छतरी है, तो छतरी एक मैनमेड फीचर हो गया। इसके अलावा इसमें एक सिंगल रेड लाइन जा रही है, मैंने यहां अभी आपको बताया कि सिंगल रेड लाइन इज द सिंबल फॉर कार ट्रैक।
वैसे आपको सिंबल्स मैप एक्सट्रैक्ट के नीचे दिए होते हैं, बट आप जितना याद कर लोगे उतना आपका टाइम सेव हो जाएगा। ज्योग्राफी के पेपर में सबसे ज्यादा टाइम स्टूडेंट्स इसी पे वेस्ट करते हैं। यही टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पाएंगे तो ज्योग्राफी में स्कोर लाना बहुत ईजी है। अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनेगी कि ज्योग्राफी में कौन से चैप्टर कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं और उनमें किस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके फुल स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने सिंगल लाइन के लिए देखा तो ये कार्ड ट्रैक है। तो अगर हम मैन मेड फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें कार्ड ट्रैक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें छतरी दिखाई दे रही है, और तो और यहाँ पर हमें ओवरहेड टैंक अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर ब्लू कलर में डॉट्स दिखाई देंगे, ये इनकी वेल्स भी हैं यहाँ पर, और कवर्ड टैंक तो लिखा ही हुआ है। तो 4 बता दिए, आपको कोई 2 लिखने हैं। आप कवर्ड टैंक लिख सकते हैं, छतरी लिख सकते हैं, वेल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे मैन मेड में आ जाएंगे। कार्ड ट्रैक भी हम मैन मेड में ले सकते हैं। नेचुरल फीचर्स की बात करें तो नेचुरल फीचर्स में यहाँ ग्रीन कलर में कुछ डॉट्स दिखाए गए हैं, यानी कि वो सर्वे ट्री या प्रोमिनेंट ट्री के सिंबल्स हो सकते हैं, तो ग्रीन कलर हो गया। उसके अलावा एक लाइन है, लाइन के ऊपर इस तरह से ब्लैक में अगर हमारे को ब्रैकेट्स दी होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स दी होती है दोनों तरफ अपोजिट साइड में, तो ये ब्रोकन ग्राउंड का सिंबल होता है। तो यहाँ पर हमारे को ब्रोकन ग्राउंड भी है। तो मैन मेड फीचर में हम यहाँ पर नेचुरल फीचर्स में हम यहाँ पर ब्रोकन ग्राउंड ले लेंगे। मैन मेड में अभी हमने 3-4 डिस्कस किए हैं। ब्रोकन ग्राउंड और सर्वे ट्री हमारे पास यहाँ नेचुरल फीचर्स में आ जाएगा। अगर कोई नदी है, कोई स्ट्रीम है, कोई वो चीज है, वो भी आप उसके अंदर लिख सकते हैं। नेचुरल मीन्स कोई भी फिजिकल फीचर वहां पर जो नेचुरली प्रेजेंट है वो नेचुरल है। और ये 2 मार्क्स का है तो आपको दोनों के अंदर 2-2 एटलीस्ट देने हैं, इतना आपको करना पड़ेगा। टोपो शीट के अंदर आपका 10 मार्क्स का पेपर है, तो 10 मार्क्स में पहले तो 20 मार्क्स का होता था, अब कम हो गया। तो 10 मार्क्स के लिए क्या क्या प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड। आपको यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी, हालांकि जिनको पता है उनको हंसी आएगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए, कि आपको इंडिया का खाली मैप पेपर के अंदर ही दिया जाता है। आपने उसको वहां से निकालना है और अपनी आंसर शीट के अंदर आपने टाइप करना है। ऐसा आपको खाली मैप इंडिया का दिया जाएगा, हमेशा हर पेपर में होगा। हर जितनी भी आपको आंसर शीट पेपर में मिलेगी वहां पर आपके पास इंडिया का मैप आएगा। इस तरह से आपको इंडिया का मैप दिया जाता है ताकि आप उसको आराम से फिल करें। नीचे एग्जामिनर के मार्क्स देने के लिए नीचे कॉलम बने होते हैं, उसको आपने कुछ नहीं करना, वो मार्क्स एग्जामिनर देगा। आपने इसको ध्यान से फिल करना है और इसको अपनी आंसर शीट के अंदर ही टाई कर देना है। अंदर टाई करना है, जहां हम क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश करिए वहीं पर अटेम्प्ट इसको टाई कीजिए। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं अब हम इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इंडिया का मैप लेना है। आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, 10 मार्क्स हैं, आप उसमें से एक भी नंबर छोड़ना नहीं चाहेंगे या लूज नहीं करना चाहेंगे। पार्ट 1 इज शेड एंड लेबल एंड एलुवियल सॉइल एरिया ऑफ इंडिया। अब एलुवियल सॉइल कहाँ होती है? सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, इंडिया में सबसे ज्यादा पाई भी जाती है, तो कहाँ मिलेगी? नर्दर्न पार्ट में। नर्दर्न पार्ट में जहां हमारा इंडो गेंजेटिक डेल्टा आता है वहीं पर सारा रीजन हमारे पास एलुवियल एरिया का हो जाएगा। तो मैंने ग्रीन कलर से इसको थोड़ा सा शेड कर दिया है, आप देख सकते हैं मैप पे। तो यहाँ पर ये सारा हमारा एलुवियल सॉइल एरिया है। और नेक्स्ट पार्ट में मार्क विद अ डॉट एंड नेम द सिटी विच लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। तो सबसे पहले रिवर झेलम कहाँ है उसकी लोकेशन का पता लगाते हैं, अपने आप सिटी पता चल जाएगी। झेलम रिवर हमारी ऊपर में आती है, आप देख सकते हैं, एक छोड़ के दूसरा, ये हमारे पास झेलम आ गया। तो झेलम अगर है तो झेलम का टच कर रहा है, क्या टच कर रहा है झेलम पे? हम जितनी भी सिटीज पढ़ते हैं, 10 ही सिटीज है हमारे सिलेबस में, तो उन सिटीज में से यहाँ पर कौन सा लाई कर सकता है? थोड़ा सा वैसे ही दिमाग लगा लोगे तो पता चल जाएगा, ये श्रीनगर है। तो यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे, जहां पर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है डॉट लगाएंगे और श्रीनगर लिखेंगे, 1 नंबर पक्का। नेक्स्ट इज मार्क एंड नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ऐसे तो हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट है, 8848 है, लेकिन वो कहाँ आती है? वो नेपाल के बाउंड्री के ऊपर है। यहाँ हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा हमारा? K2, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। तो K2 हमने ऊपर, जहां पर इंडिया का ऐसे ऊपर V बन रहा है, वहां पर हमारा ट्राइंगल हमने बनाकर लिखना है K2, और उसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। कितनी कम है? थोड़ी सी कम है, 8848 से 8611 है। तो ये इंडिया की हाईएस्ट पीक माउंट गॉडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट इज शेड एंड लेबल गल्फ ऑफ कच्छ। तो गल्फ ऑफ कच्छ हमने कहाँ करना है? सबको ही पता है, ये गल्फ ऑफ कच्छ और खंबत 2 ही हमारे आते हैं। तो नीचे इधर वाले पोर्शन में जो बीच वाला वी बनता है वहां पर हमने गल्फ ऑफ कच्छ करना है। थोड़ा सा उसको कलर कर देंगे ताकि एग्जामिनर को क्लियरली दिखाई दे जाए।
फिफ्थ पार्ट में आ जाएगा, आपको वैसे कलर्स का ध्यान रखना है, कौन सी चीज हम किस कलर से बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर वाटर बॉडी थे तो ज्यादातर ब्लू से बनाना है, तो ब्लू से कोशिश करिए। बाकी इसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे अगर आप कलर पेंसिल या पेन यूज नहीं करेंगे, पेन तो अलाउड ही नहीं है, कलर पेंसिल यूज नहीं करेंगे तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, बट आपका मैप प्रेजेंटेबल लगता है और पता चलता है कि बच्चे को नॉलेज है, इसलिए कलर पेंसिल्स यूज करनी चाहिए इंडिया का मैप शो करते टाइम। तो गल्फ ऑफ कच्छ हमने कर दिया। इसके बाद मार्क विद एरो एंड लेबल नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड हमारी कहां से है, अभी हमने इसमें देखा था कि साउथ वेस्ट मानसून विंड जो हमारी गर्मियों में होती हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हम इनको बोलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड हम ऊपर से लाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हमारे को दो एरो लेने हैं। नॉर्थ का मतलब ही क्या है, नॉर्थ और ईस्ट, यानी जहां हमारा नेपाल और भूटान के बीच वाला एरिया है वहां से ही अंदर एंट्री ले रही है। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड यहाँ पर दो एरो लगा देंगे। और फिर ये वाटर ले रही है कहां से, इस तरफ हमारी कौन सी वाटर बॉडी आती है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से पानी लेने के बाद ही इंडिया में एंट्री लेंगी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, और सबसे ज्यादा बारिश करेंगी तमिलनाडु में। अगर आपने क्लाइमेट वाली वीडियो देखी है तो हमने डिस्कस किया था कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश कब होती है, अक्टूबर और नवंबर का महीने में। हमारा सितंबर तक मानसून सीरीज होता है, ये तो रिट्रीटिंग मानसून होता है, लेकिन रिट्रीटिंग मानसून की बारिश सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होती है। तो अगर किसी भी स्टेशन में आपको महीना दिखाया गया है, अक्टूबर और नवंबर का मंथ दिखाया गया है जिसमें ज्यादा बारिश हो रही है, और दिसंबर भी हो सकता है बट अक्टूबर नवंबर, तो ये रिट्रीटिंग मानसून विंड है, यानी कि यहाँ पर हम इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड दिखाएंगे। इंडिया के अंदर एंटर लेगी और तमिलनाडु से आगे पास करेगी। हमने दो एरो ऊपर और दो एरो नीचे लगाने हैं। नेक्स्ट इज शेड एंड लेबल ए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में कौन सा एरिया है जहां पर पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो हम यहाँ पर केरला को मार्क करेंगे और साइड में उसकी की बना के लिख देंगे कि ये हमने किसके लिए बनाया है, कि ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और इसको मैं इस कलर से दिखा रहा हूं। नेक्स्ट इज मार्क एंड लेबल हिमालयाज। अब हिमालयाज तो सबको पता ही है, वैसे तो हिमालय की 3 रेंजेस हैं लेकिन हम प्रोमिनेंट एक रेंज तो बनाएंगे ऊपर वाली। तो हिमालयाज के लिए हमने सबसे टॉप मोस्ट रेंज बना देनी है जो कि आपकी इंडिया के टॉप से स्टार्ट होके, आइडियली तो इसको पूरा जाना चाहिए और बेंड होना चाहिए, बट आप ऊपर नॉर्थ को पूरा कवर कर देंगे तभी आपका हिमालय अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे हिमालय की 3 रेंजेस के नाम तो आपको पता है ना, हिमालय सबसे मेन हिमाद्री, देन हिमाचल एंड देन शिवालिक। चाहे तो तीनों भी दिखा सकते हैं बट आपका हिमालय इतने से ही हो जाएगा। मार्क एंड लेबल ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा सबको पता है, जब इस तरफ हम सारा बात करें तो वो गंगा है, लेकिन जब उस तरफ चली गई है हमारे ईस्ट की तरफ चली जाएगी तो हमारा बन जाएगा ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा जब बेंड होके आगे चली जाएगी चाइना वाली साइड में तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है सैंगपो, TSANQ, सैंगपो चला जाएगा। लेकिन हमें ब्रह्मपुत्रा इंडिया के अंदर ही मार्क करनी है, तो इंडिया के अंदर तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा ही है, तो हम ईस्ट में ऊपर मार्क कर देंगे ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट इज मार्क एंड लेबल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या ट्रॉपिक ऑफ, आपके पास यहाँ पर लॉन्गिट्यूड आ जाएगी, तो दो ही चीजें आती हैं हमारे पास। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे पास लैटिट्यूड की लाइन हो गई, अभी हमने डिस्कस किया था लैटिट्यूड मींस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे पास लैटिट्यूड आएगी, लेकिन सिर्फ लाइन ड्रॉ नहीं करनी आपको, उसको उसके ऊपर डिग्री लिखनी है। तो कितनी होती है, 23.5 डिग्री, और साथ में नॉर्थ भी लिखना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है इसका। तो टॉपिक ऑफ कैंसर का पूरा मार्क तभी मिलेगा जब आप डिग्री लिखेंगे। ऐसी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड का आपको 82 डिग्री 30 मिनट लिखने पे ही पूरा मार्क मिलेगा। आप पूरा ड्रॉ भी करेंगे और उसमें लॉन्गिट्यूड भी लिखेंगे, मतलब वैल्यू लिखेंगे कि 82 डिग्री 30 मिनट। मैंने किसा पेपर जब ज्योग्राफी का सॉल्व किया था उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं था, उसमें लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड ही था, तो उसमें भी मैंने ये चीज मेंशन की हुई है और शायद आपको पिछले साल के पेपर में भी आई थी, तो उसकी आंसर की में भी होगी। नेक्स्ट है मार्क एंड लेबल मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट हमारे को पता है, हमारे 3 कोस्ट जो हैं वो हमारे को दिखाने होते हैं। कौन कौन से, कनारा, पहले सबसे पहले कौन सा हुआ, कोंकण, फिर कनारा और फिर मालाबार। तो सबसे नीचे वाला पार्ट हमारा जो वेस्टर्न साइड में आता है डेट इज मालाबार कोस्ट हो गया। अगर हम इधर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, इस तरफ हमारा ऊपर आ जाएगा नर्दर्न सिरकार। चलिए अभी मालाबार कोस्ट का करते हैं, नीचे की तरफ हमारा वेस्ट में मालाबार कोस्ट है। Now coming to question number 3, choose the correct answers to the question from the given options of 10 marks and do not copy the question, write the correct answer only। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं बार बार इसी चीज पे फोकस कर रही हूँ। ज्योग्राफी में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एज लाइक अदर पेपर्स, स्पेशली फिजिक्स। पार्ट 1, which of the following is the correct set of water bodies from which the southwest monsoon picks up moisture। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जो ज्योग्राफी की, मैंने क्लाइमेट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं आपके साथ, तो उसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है साउथ वेस्ट मॉनसून
जो आती है हमारे पास वही रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिया में समर सीजन में बारिश लाने के लिए। ज्यादातर इंडिया 75% इंडिया में बारिश साउथ वेस्ट मानसून से ही आती है। तो पूछा गया है फ्रॉम विच साउथ वेस्ट मानसून पिक्स अप मॉइस्चर, कहां से लेती है, क्योंकि वो साउथ और वेस्ट, यानी कि मैंने अभी आपको यहां बताया साउथ और वेस्ट इस डायरेक्शन से इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया से इस डायरेक्शन से ऐसे अंडर ले रही है। सोचो ये इंडिया का पेनिनसुला है तो यहां से अंदर एंटर ले रही है वो। तो कौन कौन सी वाटर बॉडी है पेनिनसुला के साइड में, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है और नीचे क्या हो जाएगा, इंडियन ओशियन है। तीनों जगह से वाटर पिक कर रही है, तो कुछ ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। ए पार्ट में ऑप्शन है अरेबियन सी प्लस बे ऑफ बंगाल प्लस इंडियन ओशन, तो हम तीनों का प्लस वाला ए ऑप्शन ले लेंगे। सेकंड ऑप्शन में हमारे को अंडमान सी दिया हुआ है, नहीं है। अगले में हमारे को अंडमान सी के साथ इंडियन ओशन दे दिया, तो उसमें फिर एक चीज भी कवर नहीं होगी, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तभी इन एमसीक्यू में आपको बहुत ध्यान से दिए गए ऑप्शंस को देखना है और जो बेस्ट ऑप्शन बनेगी उसको आपने टिक करना है। सेकेंड पार्ट, फील एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड डैश ऑफ द सॉइल। अगर मैं मिट्टी को हाथ में लेके देखती हूं और उसको फील करती हूं कैसी है वो, और कंसिस्टेंसी मींस क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इससे मुझे उसका क्या पता चल रहा है, प्रोफाइल, पेरेंट रॉक, टेक्सचर और नेचर। तो क्लियर सा आंसर है टेक्सचर, क्योंकि कोर्स दाना है, सॉफ्ट है, क्लेई है, तो हमें हाथ लगाने में पता चल रहा है, तो टेक्सचर पता चल रहा है। थर्ड पार्ट, teak and शीशम are the typical trees of which of the following natural vegetation belt। तो हमारे को नेचुरल वेजिटेशन में करना क्या है, यही सब तो लर्न करने हैं, कौन कौन से ट्रीज किस किस बेल्ट में होते हैं। तो यहाँ पर टीक और शीशम का कॉम्बिनेशन जो है वो आपका किस में पड़ रहा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल डेजर्ट, लिटोरल फॉरेस्ट यानी कि टाइडल फॉरेस्ट। तो किस में बन रहा है आपका, बी पार्ट इज ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप में हमारे को ये मिलेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें मिलेगा। Fourth is which of the following may be used for the recharging of underground water। नीचे का पानी रिचार्ज होना, मोबाइल चार्ज करवाते हो वैसे ही नीचे का पानी चार्ज करवाने के लिए भी हमें भी कुछ करना होता है, लेकिन यहाँ तो भी नेचुरल बात हो रही है कि अंडरग्राउंड वाटर का रिचार्ज होना, यानी कि दोबारा से ऊपर आना, लेवल का इंक्रीज होना। फर्स्ट इज प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, वो हम किसके लिए करते हैं, याद करते जाया करो कि शेल्टर बेल्ट है तो हमने किसके लिए किया, ताकि विंड की वजह से जो मिट्टी है वो बाहर ना चले जाए, यानी कि सॉइल को बचाने के लिए किया था। गलीज एंड रिवाइंस सेम उसी के लिए किया था। सी है परकुलेशन पिट और डी है कमर्शियल फार्मिंग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, परकुलेशन पिट। परकुलेशन पिट हम बनाते ही क्यों है, बेसिकली एक होल होता है, होल इज dug into the ground that facilitates underground water recharge through, कैसे होता है, इनफिल्ट्रेशन। आपने सॉइल प्रोफाइल देखा हुआ है, हर एक लेयर में से फिल्ट्रेट होके जाता है, तो थ्रू इनफिल्ट्रेशन ऑफ सरफेस रन ऑफ इनटू द सॉइल, तो इसको हम परकुलेशन पिट कहते हैं। बेस्ट ऑप्शन इज सी। इन फिफ्थ पार्ट, विच टाइप ऑफ कोल इज कॉल्ड एन इंडस्ट्रियल कोल। तो इंडस्ट्रियल कोल हम किसको कह सकते हैं, ए इज पीट, देन लिग्नाइट, देन बाइटुमिनस एंड देन एंथ्रेसाइट। अब इनमें से इंडस्ट्री में कौन सा यूज हो रहा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सी पार्ट बाइटुमिनस जो है वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यानी कि और स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, यानी इंडस्ट्री में यूज होता है। एंथ्रेसाइट हमारा बेस्ट ऑप्शन बनता है क्योंकि इसके अंदर 90% कार्बन कंटेंट होता है, सो इसकी हाई हीट वैल्यू आती है और मेटल इंडस्ट्री में ज्यादातर एंथ्रेसाइट यूज होता है। हालांकि ये दोनों इंडस्ट्री में यूज हो सकते हैं और उन्होंने मेंशन नहीं किया कि मेटल इंडस्ट्री है या स्टील इंडस्ट्री है या कौन सी इंडस्ट्री, पावर जनरेशन है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट है, बट मे बी बाइटुमिनस भी यहाँ पर हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर है। In sixth part, Maharashtra is the leading producer of which of the following cash crops। कौन कौन सी कैश क्रॉप महाराष्ट्र में ज्यादा हो रही है, लीडिंग। अब क्वेश्चन पे फोकस करना, उन्होंने टॉप नहीं बोला, उन्होंने नंबर 1 नहीं बोला, बट लीडिंग मीन सबसे आगे है। जूट है, तो जूट कहां होती है, वेस्ट बंगाल, यानी नहीं हो सकता। कॉटन है, उसके बाद कॉफी है, अब कॉफी कहां होती है, कर्नाटका। और टी है, टी तो सबको ही पता है, असम। तो लीडिंग प्रोड्यूसर इनमें से कौन बनता है, कॉटन के लिए कौन है, गुजरात और महाराष्ट्र। वैसे भी हमें पता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ होती है, डक्कन प्लेट्यू, और डक्कन प्लेट्यू कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन कॉटन करेक्ट है। इन सेवेंथ पार्ट, विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद रेटूनिंग। तो रेटूनिंग में हम किस क्रॉप को करते हैं, फर्स्ट इज शुगर केन, देन जूट, देन राइस, देन कॉटन। तो अगर आपने चैप्टर्स ये वाले कर लिए हैं जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड हैं, तो इसमें शुगर केन करेक्ट आंसर है। इसमें शुगर केन में हम ऊपर का जो एक नीचे का छोड़ देते हैं, केन इज कट लिविंग द लोअर पार्ट ऑफ द स्टाक को छोड़ दिया जाता है,
along with the root, मतलब उसको लगा रहने देते हैं, ऊपर से हम काट देते हैं। तो along with the root in the ground हम एक लोअर पार्ट ऑफ स्टाक छोड़ देते हैं, एक या दो, और ऊपर से कटिंग कर देते हैं ताकि वो जल्दी ग्रोथ ले लेगा। तो इसलिए रेटूनिंग हमारी शुगर केन यानी ऑप्शन ए में होती है। 8th पार्ट, which steel plant amongst the following was set up with the collaboration with Germany? अब जर्मनी की कौन सी फर्म है ये? क्रूप्स एंड डिमैग। कौन सा प्लांट लगाया गया है जर्मनी की मदद से? भिलाई, टाटा स्टील, विशाखापट्टनम और राउरकेला। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? राउरकेला, ऑप्शन नंबर डी, जो कि नॉर्दर्न उड़ीसा में लगाया गया विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। 9th पार्ट, विच इज द बिजिएस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया? बहुत ही ट्रिक के साथ क्वेश्चन बनाए गए हैं, ना सिर्फ आर्टिफिशियल बोला गया है, बिजिएस्ट भी बोला गया है। तो अब हम सबको चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे। गोवा क्या है? गोवा लीडिंग आयरन ओर एक्सपोर्ट सेंटर है, तो हमारा इसमें तो जत नहीं रहा, आर्टिफिशियल पोर्ट चाहिए उनको और बिजिएस्ट चाहिए। बी आता है मुंबई, जो कि हमारा लार्जेस्ट पोर्ट है ऑन नेचुरल हार्बर। अगर हम सिर्फ लार्जेस्ट की बात करेंगे तो मुंबई है, लेकिन वो है तो नेचुरल हार्बर के ऊपर है। यहां पर क्वेश्चन में आर्टिफिशियल भी दिया गया है। सी पार्ट है चेन्नई, तो चेन्नई क्या है? ओल्डेस्ट है, आर्टिफिशियल है और सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है, लेकिन बिजिएस्ट तो है ना। तो इट मींस हम यहाँ पर चेन्नई ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ज्यादातर चीजें उसके साथ सूट कर रही हैं, आर्टिफिशियल भी है, बिजिएस्ट भी है। उसने टॉप तो नहीं कहा, अगर टॉप कहता तो मुंबई होता, लेकिन मुंबई नेचुरल हार्बर पे लोकेटेड है। एंड नेक्स्ट इज विशाखापट्टनम। सो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी इज पार्ट नंबर सी। In 10th, what is the depletion of oxygen in a water body resulting from pollution called? पोल्यूशन की वजह से अगर पानी के अंदर का ऑक्सीजन कम हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ए इज डिके ऑफ मैटर, बी इज यूट्रोफिकेशन एंड सी इज बायोमैग्निफिकेशन, डी इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप सबको पता है, वाटर का डिके होना हम इसको नहीं कह सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है ये वैसे भी अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी आपको लर्न भी करनी है। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, कहां से आ रही है नाइट्रेट और फॉस्फेट? एनपीके। कहां वर्ड पढ़ा है हमने? फर्टिलाइजर में, जहां हम खाद डालते हैं। तो नाइट्रेट्स भी और फॉस्फेट्स भी अगर हमने पौधों में ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स दिए हैं और जब ज्यादा बारिश आएगी या हम ज्यादा इरिगेट कर देंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा? हमारा वाटर बॉडी में ही जाएगा। तो इट मींस उसके अंदर लेवल इंक्रीज हो गया है, किसका? नाइट्रेट और फॉस्फेट्स का फ्रॉम फर्टिलाइजर। कम एल्गी ब्लूम, वहां पर एल्गी ब्लूम कर देगा, यानी कि जब एल्गी ज्यादा हो जाएगी और जब ये एल्गी डाई करेगी तो वहां पर बैक्टीरिया आएंगे डिकम्पोज करने के लिए, और बैक्टीरिया उस एल्गी को डिकम्पोज करेंगे एंड यूजेस अप ऑल द ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी। और जब बैक्टीरिया आएंगे तो पानी की सारी ऑक्सीजन को खुद ही ले लेंगे, रिजल्ट इन द डेथ ऑफ ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स देयर, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स जो बाकी वाटर बॉडी में रह रहे थे एक्वेटिक वाले, उनको ऑक्सीजन लेवल कम मिलेगा और वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ मेनी ऑफ देम। तो इसको हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। With this, I conclude my today's video. In my next video, I will solve part 2, which is of 50 marks. Out of 9 questions, you need to attempt only 5 questions. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Share with others. कैसे सबको पता चलेगा मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, इतना मुश्किल मैंने ये बनाया है टोपो शीट। नहीं तो आराम से जूम करके दिखा सकते थे, लेकिन मुझे लगा मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, इसलिए मैंने इतनी जितनी देर की वीडियो नहीं उससे ज़्यादा देर मुझे इसको ड्रॉ करने में लगी है। हालांकि इसमें बहुत सारी गलतियाँ, जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आराम से मेरी गलतियाँ पकड़ भी लेंगे। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel.